हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 5 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और देश का शासन किसके नाम से चलाया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से ही। उसके बाद है अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 53, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? भारत की, भारतीय संघ की राष्ट्रपति में। इसका वर्णन कहाँ पर है? संविधान के अनुच्छेद 53 में। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है उसका वर्णन कहाँ पर है? संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। इसके अंतर्गत इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य। उसके बाद है नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक जो मंडल होता है उसके 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत तथा विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। केवल निर्वाचित जो सदस्य हैं और विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। विधान परिषदों के और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो अनुच्छेद 55 में जो राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं वो कौन सी पद्धति के द्वारा, किस प्रणाली के द्वारा करवाए जाते हैं उनका वर्णन है। तो कौन सी पद्धति है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव किए जाते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद वह तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो राष्ट्रपति की जो कार्यकाल की अवधि होती है उसके बारे में वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56 में है, वर्णन दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, यानी कि एक व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है या तो उसके बारे में वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 57 में। उसके बाद है अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति बनने की योग्यता। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो। तो 35 वर्ष की आयु पार कर चुका, यानी कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये शर्त है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर न हो। उसके बाद है अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, कोई अन्य लाभ का पद नहीं रख सकता और कार्यकाल के दौरान उसके वेतन को कम नहीं किया जा सकता। जो राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है। 58 में योग्यताएं हैं। उसके बाद है शपथ, राष्ट्रपति पद की जो शपथ है उसका वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को पद धारण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके सामने शपथ लेनी पड़ती है। उसके बाद है अनुच्छेद 61, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। यानी कि कोई भी सदन लेकर आ सकता है महाभियोग का प्रस्ताव, लेकिन उसके लिए क्या है, जिस भी सदन ने वो प्रस्ताव लाया उसके 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर हों और सदन के जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन यदि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और यदि यहाँ से भी यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसी तिथि को राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 62,
अनुच्छेद 62 में है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव के समय और आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचन व्यक्ति के कार्य काल का प्रावधान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए और मृत्यु या इस्तीफे की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव संपन्न हो। तो यदि कार्यकाल के बीच में किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो उसके प्रावधान में लिखा गया कि 6 महीने के अंदर चुनाव, या फिर अगर किसी राष्ट्रपति की जो कार्यकाल की समाप्ति बिना किसी इम्पीचमेंट मोशन यानी कि महाभियोग के बिना पूरी होने वाली है, तो उसकी जो अवधि है यानी कि 5 वर्ष की अवधि, उससे पहले ही चुनाव करवा लिए जाते हैं अगले उत्तराधिकारी या उसी के पुनर्निर्वाचन के लिए। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 62 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। यानी कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उत्पन्न करता है। यानी कि जब राष्ट्रपति का पद भी खाली हो और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है, यानी कि वैसा कानून बना सकती है। उस हिसाब से कैसे हैंडल करेगी वो संसद के ऊपर होता है। इस उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया है। उसके बाद है अनुच्छेद 77 सब क्लोज 1। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई कही जाएगी। तो भारत सरकार की कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम पर कही जाएगी? राष्ट्रपति के नाम पर। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 77 सब क्लोज 1 में। उसके बाद है अनुच्छेद 77 सब क्लोज 3। इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों को उक्त कार्य के लिए आवंटन के लिए नियम बनाएगा। यानी कि मंत्रियों को जो कार्य दिए गए हैं उनके लिए जो नियम बनाने हैं ताकि सरकार का काम अच्छे से चल सके, सुविधापूर्वक चल सके, उसका भी जो वर्णन है या उसके बारे में जो भी प्रावधान है वो राष्ट्रपति बनाएगा अनुच्छेद 77 सब क्लोज 3 के अनुसार। उसके बाद है राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख होता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है यानी कि टैक्स फ्री होता है। और राष्ट्रपति के लिए 9 लाख वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है, यानी कि अपने कार्यकाल की अवधि के बाद रिटायरमेंट के बाद उसे 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन 1 साल में यानी कि 9 लाख रुपये से दिए जाएंगे। उसके बाद हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। सबसे पहले है अनुच्छेद 80 सब क्लोज 3। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी कि 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 सब क्लोज 3 के अनुसार। अनुच्छेद 85 के अनुसार इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है, सत्र अवसान कर सकता है और उसे भंग करने का अधिकार है अनुच्छेद 85 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 86। इसके अंतर्गत प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में तथा नवगठित लोकसभा का पहला सत्र तथा संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषित करता है कौन? राष्ट्रपति। तो नवगठित लोकसभा, प्रत्येक सत्र का प्रारंभ और संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति अभिभाषित करता है। अगला है अनुच्छेद 87। इसके अनुसार संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र यानी कि हर एक साल का जो पहला सत्र होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषित किया जाएगा। ये वर्णन अनुच्छेद 87 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 108। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ पर है? संविधान के अनुच्छेद 108 में। कब? यदि किसी विधेयक पर, साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में बहस हो जाए तो, और कौन बुलाएगा ये संयुक्त अधिवेशन? राष्ट्रपति। उसके बाद अनुच्छेद 110। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखा जाता है और इसे लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। तो धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसकी अनुमति से ये लोकसभा में रखा जाता है? राष्ट्रपति के अनुमति। और धन विधेयक का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 110 में। उसके बाद है अनुच्छेद 113 सब क्लोज 3। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। अगला अनुच्छेद 117 सब क्लोज 3। संचित निधि में जो व्यय करना है उसका जो विधेयक है उससे संबंधित जो भी प्रावधान है, जो भी शक्ति हैं वो किसके पास है? सभी राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद अनुच्छेद 331। इसके अनुसार राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है कौन से
कौन सा अनुच्छेद यह शक्ति प्रोवाइड करता है राष्ट्रपति को? 331। उसके बाद है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की। तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है। संसद के सत्र के समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जब दोनों सदन सत्र में हो उस समय पर। उसके बाद है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति की, उसके अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका वर्णन अनुच्छेद 75 में है। महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इंडिया के, उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति ही करता है। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 148 की। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 155 में ये है प्रावधान है। उसके बाद अनुच्छेद 280 राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 280। तो जो फाइनेंस कमीशन है उसका वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 280 में। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार। और अनुच्छेद 340 के अनुसार ये शक्ति है कि ओबीसी आयोग की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। अब उसके बाद है राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये याद रख लेना भाई कौन सा आर्टिकल है जिसमें समाधान की जो शक्तियाँ राष्ट्रपति की, वो है आर्टिकल 72। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को के दंड को क्षमा करने, उसका परिविलंबन करने, परिहार करने, विराम करने या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। क्या क्या होते हैं भाई? क्षमा में क्या होता है? दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। उसके बाद परिविलंबन में क्या होता है? परिविलंबन में किसी दंड पर, विशेषकर मृत्यु दंड पर रोक लगाना होता है ताकि दोषी व्यक्ति को समायाचना करने का समय मिल सके या वो समायाचना कर सके। उसके बाद है परिहार। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया जाता है, यानी कि परिहार में इसकी प्रकृति चेंज नहीं होती, बस इसका अवधि कम कर दिए जाती है, समय कम कर दिया जाता है। परिविलंबन में किसी विशेष दंड पर, जैसे मृत्यु दंड पर रोक लगा दी जाती है ताकि दोबारा वह व्यक्ति समायाचना कर सके। परिहार में दंड की प्रवृत्ति नहीं, अवधि कम होती है। और लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड को लघुकरण कठोर या साधारण कारावास में, तो लघुकरण में क्या कर दिया जाता है? अवधि नहीं, इसके स्वरूप को ही बदल दिया जाता है। जैसे जिसको अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई गई तो उसको कठोर कारावास या साधारण कारावास में तब्दील कर देना। उसके बाद है विराम। विराम में किसी दोषी की सज़ा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सज़ा को कम कर देना। उसके बाद है नोट। जब समाधान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। यानी कि अगर किसी ने याचिका डाली है राष्ट्रपति के पास कि उसे समाधान दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने उस याचिका को खारिज कर दिया, तो राष्ट्रपति के पास दोबारा से वह याचिका दायर नहीं की जा सकती। उसके बाद है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कौन से भाग में है? भाग 18 में। कौन कौन से अनुच्छेद के तहत? 352, 356 और 360। इनमें क्या लिख रखा है? 352 है जो युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय जो आपातकाल लगाया जाता है उसका वर्णन 352 में है। और अनुच्छेद 356 इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। यह राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण जो आपातकालीन लगाया जाता है उसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। उसके बाद है वित्तीय आपात। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 360 में है और वित्तीय आपात की अवधि न्यूनतम 2 माह होती है। उसके बाद है अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि अगर राष्ट्रपति को किसी विषय पर ऐसा लगे कि उसे परामर्श लेना है सुप्रीम कोर्ट से तो वो ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन वह इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति को अच्छा लगा वो परामर्श तो उसे मान सकता है,
अगर उसमें कुछ कमियां लगी नहीं मानना तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता। उसके बाद अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। यानी कि कई बार कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिन पर असमंजस की स्थिति बन जाती है, तो उस समय राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। और वीटो का प्रयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? 111 के अनुसार। और भारत के जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति, उसके पास 3 प्रकार की वीटो होती है। पहली है पूर्ण वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति विधेयक की स्वीकृति को रोक सकता है। इस तरह के मामलों में बिल खारिज हो जाता है और उस पर कानून नहीं बन पाता। यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो के का प्रयोग करके राष्ट्रपति बिल को खारिज कर सकता है। दूसरा निलंबन वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति बिल को खारिज नहीं करता बल्कि पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज देता है। हालांकि अगर संसद ने दोबारा इस बिल को पास कर दिया तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी पड़ती है। यानी कि सस्पेंसिव वीटो में अगर कोई बिल वापस भेज दिया राष्ट्रपति ने, लेकिन संसद ने फिर से उसे पास करके वापस भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो इस बार राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी पड़ेगी। अब उसके बाद है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में इस वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति विधेयक को न तो स्वीकृति देता है और न ही इसे संसद के पास लौटाता है, बल्कि बिल को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप उस बिल का कानून नहीं बन पाता है। यानी कि अपने पास ही रख लेता है, न तो उस पर उसको स्वीकृति देता है, न उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है, अनिश्चित काल के लिए अपने पास ही रख लेता है। इस प्रकार वह बिल नहीं बन पाता है। उसके बाद है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। तो अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 216 के अनुसार जो हाई कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट, और 216 में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास। अब हैं भारत में अब तक के राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1962 तक। ये सर्वाधिक अवधि तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक है। ये प्रथम शिक्षक राष्ट्रपति थे। उसके बाद हैं तीसरे हैं जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक था। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल सबसे कम था और ये प्रथम अल्पसंख्यक थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया? वी गिरी को। उसके बाद फिर से पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया? एम हिदायतुल्लाह को। फिर उसके बाद हैं चौथे हमारे जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो थे वी गिरी। 1969 से लेकर 1974 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद बने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1977 ईस्वी तक था। ये दूसरे अल्पसंख्यक थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद हैं आंतरिक आपातकाल लगाया था। इनके समय पर आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। उसके बाद है नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक था। ये प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। यानी कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। उसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। 1986 में इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था डाक एवं तार संशोधन विधेयक के ऊपर। उसके बाद अगले जो राष्ट्रपति वो थे आर वेंकटरमन। इनका कार्यकाल 1987 से लेकर 1992 तक था। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे 1992 से लेकर 1997 तक। अगले जो राष्ट्रपति थे वो थे के आर नारायणन। 1997 से लेकर 2002 तक इनका कार्यकाल था और ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। उसके बाद हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे राष्ट्रपति बने 2002 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल था। ये कौन से राष्ट्रपति थे? भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ये प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे और इन्होंने विजन 2020 का नारा दिया था। उसके बाद हम प्रतिभा देवी पाटिल। 2007 से लेकर 2012 तक ये हमारी राष्ट्रपति रही हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी थी। उसके बाद हैं प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था राष्ट्रपति के रूप में। अगले जो राष्ट्रपति थे 14वें वो थे रामनाथ कोविंद। 2017 से लेकर 2022 तक इनका कार्यकाल था और
वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हों तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू, और इनका कार्यकाल 2022 से लेकर वर्तमान तक है। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।